नमस्कार मित्र दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जहाँ तक लोकतंत्र की बात होती है, इन दिनों में जब चुनावों का मौसम है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो लोकतंत्र अनायास ही याद हो आता है। और ये लोकतंत्र हमारी जीवन शैली बन गया, किस तरह से बन गया, ये भी बहुत सारे प्रसंग हैं लोकतंत्र से जुड़े हुए जो जहन में धीरे धीरे उनकी परतें खुलने लगती हैं। ऐसा ही एक मित्रों तमिलनाडु में एक मंदिर है, 1100 साल पहले उस मंदिर में एक कस्बे में मंदिर है, छोटे से कस्बे में उथीरा मेरूर नामक एक कस्बा है, उसमें ये मंदिर है और 1250 साल पुराना ये मंदिर है। लेकिन 1100 वर्ष पहले वहाँ पर मंदिर के प्रबंधकों ने उसको एक लोकतंत्र का रूप देते हुए लोगों की भागीदारी, श्रद्धालुओं की सक्रिय भागीदारी, इसको उभारने के लिए उन्होंने एक आचार संहिता बनाई और पूरा जो कस्बा था वो 30 वार्डों में विभाजित था और 30 वार्डों से एक एक प्रतिनिधि चुना जाता था। और प्रतिनिधि चुनने के लिए होता था कि जैसे प्रतिनिधियों का काम ये होता था कि जैसे एक प्रतिनिधि वो सिर्फ तालाबों की देखभाल करेगा, एक प्रतिनिधि सफाई व्यवस्था का ध्यान रखेगा, एक प्रतिनिधि जो कर्म कांड है मंदिर से जुड़े हुए उनके पूरे अनुपालन का ध्यान रखेगा। तो ऐसे सारे कामों को, शुद्ध जल श्रद्धालुओं के लिए, श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करना, उनको प्राथमिक चिकित्सा जहाँ ज़रूरत पड़े, घाव मरहम पट्टी, ये चीज़ें सारी की सारी अलग अलग एक एक प्रतिनिधि के ज़िम्मे ये काम बांटा जाता था। और प्रतिनिधि चुनने के लिए ये होता था कि एक ही स्थान पर ताड़पत्रों के ऊपर लोग जो वार्डों के जो इच्छुक होते थे उनके नाम डाल दिए जाते थे और नीचे वार्ड का नंबर डाल दिया जाता था। और किसी बच्चे से कहा जाता था कि ये पर्चियां हैं, इनमें पर्ची एक एक करके निकाली जाए। एक पर्ची अगर निकली है वार्ड नंबर 11 से, तो वार्ड नंबर 11 का दायित्व पहले ही तय हो चुका था कि ये जो वार्ड है, ये इस वार्ड के लोग या प्रतिनिधि वो तालाबों की सफाई का ध्यान रखेंगे। और जब वार्ड नंबर 11 की पर्ची निकली तो जो भी जिसका नाम है, वो जिसके नाम की घोषणा पुजारियों ने की, वह व्यक्ति जो है वो आगे आया। उसने पहले मंदिर में माथा टेका, शपथ ली और शपथ लेने के बाद वो अपने काम में लग गया। इस तरह से अलग अलग 30 कामों में विभाजन किया गया मंदिर की देखभाल और उसकी रखरखाव का। और पूरी श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं के हितों का ध्यान रखते हुए और उस डेटी अर्थात इष्ट की सफाई, स्वच्छता और कर्मकांड का ध्यान रखते हुए ये दायित्व बांटे जाते थे। और ये परंपरा तब से चली आ रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने भी एक अपने वक्तव्य में इस मंदिर का जिक्र किया था कि लोकतंत्र की जड़ें हमारे देश में कितनी गहरी हैं। एक आस्था का सवाल है, वहाँ लोग लड़ते नहीं हैं। लड़ने के स्थान पर अपने आप को सेवा के लिए जब प्रस्तुत करते हैं और जिसकी पर्ची निकलती है वही सेवा अपने लिए ले लेता है बड़े श्रद्धा के साथ। और इस तरह से जो चयन होता है उन लोगों पर भी एक रोक भी होती है। रोक ये होती है कि यदि उनमें किसी का आचरण ढीला पाया गया तो उसको रिकॉल भी किया जा सकता है। उसकी रिकॉल करने के भी नियम, अर्थात उसकी सदस्यता खारिज की जा सकती थी, उसे वापस बुलाया जा सकता था। और उसमें भी ये नियम होते थे कि यदि एक तालाब की सफाई नहीं हुई और उस व्यक्ति ने लगातार इस तरफ ध्यान नहीं दिया, बार बार कहने के बावजूद, बार बार अपने दायित्व का उसको एहसास कराने के बावजूद यदि वह गंभीर नहीं हो पाया, तो जो 30 सदस्य निर्वाचित होते थे वही बैठकर निर्णय करते थे कि हम इस व्यक्ति से सेवा नहीं लेंगे। इसके स्थान पर जो दूसरे स्थान पर जो आया था उस व्यक्ति की सेवा ली जाएगी। और ये चुनाव जो है हर साल, 1 साल के बाद ही। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर मंदिर के रख रखाव या सेवा भाव में लगा हुआ है उसमें उसकी कर्मकांड की देखभाल में, तो वो लगातार चलता रहे, ऐसा नहीं होता था। ऐसा भी नहीं होता था कि उसके संतानें जो हैं बाद में वो अपने आप को सेवा के लिए ही प्रस्तुत करें। कोई संबंध, सगा संबंधी या कोई ऐसा या जो एक वंश परंपरा वाली बात कहीं नहीं आती थी।
हर बार चयन और चयन की ये प्रक्रिया ये दर्शाती थी कि उस काल में भी आज से 1250 वर्ष पूर्व का ये मंदिर है और 1100 वर्ष पूर्व परंपराएं शुरू हुई थी। तो उन परंपराओं की आप देखिए कितनी गहराई तक हम लोग लोकतंत्र से, लोक शासन से बंधे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मित्रों। और काश कि अब भी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं अपने दायित्वों के बारे में उसी तरह से, उसी श्रद्धा भाव के साथ गंभीर हों, तो ये कामना की जा सकती है, बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।